अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर क्या चाहिए? बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां या फिर विदेशी निवेश? या शायद सिलिकॉन वैली जैसी कोई बहुत बड़ी टेक हब। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था का असली रहस्य कानपुर के ठग्गू लड्डू या फिर सिद्धार्थ नगर के काले नमक चावल में छिपा है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि आमतौर पर मतलब जब भी सरकारी योजनाओं की बात होती है तो हमारे दिमाग में बस उबाऊ आंकड़ों वाली फाइलें ही आती हैं। एकदम सही कहा। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कुछ ऐसा डिकोड करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी और आपकी रोजमर्रा के खाने की थाली से जुड़ा है। जी हाँ। तो आज की चर्चा का विषय है यूपी की ODOC, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना। और इस चर्चा को दिशा देने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी बहुत खास हैं। इंजीनियरिंग इनोवेट नाम के चैनल ने इस योजना पर बहुत ही बेहतरीन विजुअल स्टडी नोट्स तैयार किए हैं। हाँ, उनकी वीडियो की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। वो पूछते हैं कि क्या हम सब सरकारी योजनाओं को रट रट कर थक गए हैं? और सच कहूं तो इन नोट्स ने सरकारी दस्तावेजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। उन नोट्स को देखकर ये साफ हो जाता है कि इस योजना को सिर्फ किसी परीक्षा के लिए रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये असल में अर्थशास्त्र, हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और ग्लोबल ब्रांडिंग का एक पूरा मास्टर क्लास है। तो इस योजना की गहराई में जाने से पहले उस बुनियादी फॉर्मूले को समझना जरूरी है जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। सही बात है। इंजीनियरिंग इनोवेट के नोट्स में एक बड़ी स्पष्ट यात्रा का जिक्र है। मतलब एक स्थानीय व्यंजन से शुरुआत होती है, फिर उसे GI टैग दिलवाया जाता है और अंत में उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग की जाती है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है आधुनिक पैकेजिंग। हाँ, जिससे खाना सुरक्षित रहे। एकल। दूसरा है ई-कॉमर्स के जरिए वैश्विक पहुंच बनाना। तीसरा, पर्यटन में वृद्धि। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है हमारी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा। तो इन चारों स्तंभों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक कल्चरल चीज है? नहीं, इसका अंतिम लक्ष्य बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना। इसे एक तरह के आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छा, तो जब हम सांस्कृतिक पहचान की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक भावना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बौद्धिक संपदा है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा का सीधा मतलब है कि गांव के उन कारीगरों की आजीविका को सुरक्षित करना जो पीढ़ियों से उस व्यंजन को बनाते आ रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो ये जो GI टैग है, क्या ये इन स्थानीय व्यंजनों के लिए एक VIP पासपोर्ट की तरह काम करता है? अरे वाह, VIP पासपोर्ट वाली बात इसे समझने के लिए एकदम सटीक उपमा है ना? मतलब अगर किसी उत्पाद के पास ये पासपोर्ट है तो क्या वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। देखिए, पासपोर्ट असल में क्या करता है, वो आपकी पहचान प्रमाणित करता है। सही है। तो अगर मथुरा के पेड़े की कोई बड़ी फैक्ट्री मान लीजिए अमेरिका या यूरोप में खुल जाए और वहां से नकली पेड़े पूरी दुनिया में बिकने लगे, वो तो बड़ा नुकसान होगा। हाँ, तो वहां पर वो VIP पासपोर्ट यानी GI टैग एक इमिग्रेशन ऑफिसर की तरह उसे रोक देगा। तो मतलब ये टैग साबित करता है कि असली पेड़ा केवल मथुरा की भौगोलिक सीमा और वहां के कारीगरों की विधि से ही बन सकता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका हो रही है, क्या ये योजना सिर्फ खाने पीने की चीजों को मशहूर करने का एक हथकंडा है या फिर ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की कोई बैकडोर स्ट्रैटेजी है? मैं इसे बैकडोर स्ट्रैटेजी तो नहीं कहूंगा। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित और मतलब पारदर्शी आर्थिक मॉडल है। इसका असली मकसद सिर्फ स्वाद फैलाना नहीं है। इसका मकसद उस पारंपरिक ज्ञान को चोरी होने से बचाना है, ताकि मुनाफा सीधे असली हकदारों तक यानी उन ग्रामीण कारीगरों तक पहुंचे। ये तो वाकई गेम चेंज करने वाली बात है। मतलब हम केवल समोसे या पेड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीढ़ियों से चले आ रहे एक कौशल के पेटेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस योजना के अर्थशास्त्र को समझने के बाद अब जरा उस दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जो इन विजुअल नोट्स में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। भूगोल और स्वाद का नक्शा। हाँ, अगर हम पश्चिमी यूपी से अवध की तरफ सफर करें तो थाली का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है। ये तुलनात्मक अध्ययन वाकई कमाल का है। और ये तुलना केवल स्वाद की नहीं है, ये असल में इतिहास और समाज का भी अध्ययन है। सही कहा। अगर पश्चिमी यूपी पर नजर डालें
तो वहाँ मिठास और नमकीन का एक अलग ही मेल दिखता है, जैसे चाशनी और दाल पर आधारित आगरा का पेठा और दाल मोठ। हाँ, और दूध और छेना से बने मथुरा के पेड़े, साथ ही सर्दियों वाली मेरठ की गजक और मुगलई प्रभाव वाली मुरादाबादी दाल भी। बिल्कुल। और इसके विपरीत जब हम अवध के जायके की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ मसालेदार चाट और गहरी तली हुई मिठाइयों का दबदबा नजर आता है। जैसे लखनऊ का नवाबी मलाई मक्खन और कानपुर के समोसे। हाँ, और वो मशहूर ठग्गू लड्डू, साथ ही प्रयागराज का अमरूद और अयोध्या का पारंपरिक रामसरे पेड़ा। देखिए, दोनों क्षेत्रों की खाद्य संस्कृति में जो ये अंतर है ना, वो कोई अचानक नहीं आया है। तो फिर कैसे आया? ये असल में वहाँ की मिट्टी, मौसम और ऐतिहासिक परिदृश्य का सीधा सीधा परिणाम है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही। क्या बात? अगर हम गौर करें तो पश्चिमी यूपी की मिठाइयाँ जैसे मथुरा का पेड़ा या आगरा का पेठा, ये अक्सर बहुत सूखी होती हैं, मावा या छेना आधारित, जिनकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है। बिल्कुल। और इसके उलट अवध में मलाई मक्खन जैसी गीली मिठाइयाँ हैं जो जल्दी खराब हो सकती हैं। तो क्या इन अलग अलग स्वादों का कारण केवल वहाँ की स्थानीय कृषि है या मुगल और नवाबी इतिहास का भी कोई प्रभाव है? इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास दोनों बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब उच्च कैलोरी वाला या लंबे समय तक टिकने वाला भोजन आमतौर पर उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहाँ की जीवन शैली कैसी होती है? जहाँ की जीवन शैली कड़ी मेहनत, युद्ध या लंबी यात्राओं से जुड़ी रही हो। पश्चिमी यूपी ऐतिहासिक रूप से एक कृषि प्रधान और सैन्य गतिविधियों वाला क्षेत्र रहा है। अच्छा, तो उन्हें ऐसे भोजन की जरूरत थी जो ऊर्जा दे और सफर में जल्दी खराब ना हो। एकदम सही। गजक या दाल मोठ इसके बेहतरीन उदाहरण है। तो फिर अवध में मलाई मक्खन या तली हुई चीजों का चलन कैसे शुरू हुआ? क्या वहां के लोगों को ऊर्जा या टिकने वाले खाने की जरूरत नहीं थी? अवध की कहानी असल में फुर्सत और कला के संरक्षण की कहानी है। फुर्सत मतलब नवाबों का प्रभाव? हाँ, वहां के नवाबों के पास समय था, संसाधन थे और वे विलासिता को बढ़ावा देते थे। उनकी पाक कला में नजाकत थी। मलाई मक्खन इसका अच्छा उदाहरण है ना? बिल्कुल। मलाई मक्खन को बनाने की प्रक्रिया देखिए कितनी जटिल है। दूध को उबाला जाता है, फिर रात भर सर्दियों की ओस यानी शबनम में रखा जाता है और फिर सुबह उसे मथा जाता है। बाप रे, इतनी मेहनत! ये तो कोई ऐसा खाना नहीं है जिसे आप जल्दबाजी में खाकर काम पर निकल जाएं। सही कहा, ये राजसी फुर्सत का प्रतीक है। इसलिए स्थानीय कृषि जरूर एक आधार है, लेकिन इतिहास ने उस कच्चे माल को एक अलग रूप दिया है। हर व्यंजन अपने आप में इतिहास की एक किताब की तरह लगता है। बिल्कुल। लेकिन स्वाद और इतिहास से अगर आगे बढ़ें तो इंजीनियरिंग इनोवेट के नोट्स एक और दिलचस्प पहलू की तरफ ध्यान खींचते हैं। वो है पोषण और पारंपरिक भोजन को सुरक्षित रखने का विज्ञान। जी हाँ, यानी प्रिजर्वेशन। पूर्वांचल का हिस्सा इस योजना के सबसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने लाता है। इन नोट्स में बताया गया है कि कैसे गोरखपुर का बाटी चोखा मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। इसके अलावा सिद्धार्थ नगर का बुद्धा राइस, जिसे काला नमक चावल भी कहते हैं, और चंदौली का पोषक तत्वों से भरपूर काला चावल भी इसमें शामिल है। हाँ, और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली बात है औषधीय खाद्य और संरक्षण तकनीक, जैसे बस्ती का सिरका जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित रहता है, और प्रतापगढ़ के आंवला उत्पाद भी, साथ ही बरेली के सीख कबाब और आजमगढ़ का सर्दियों का गाजर का हलवा। इन सब को देखकर मुझे एक बात सूझ रही है। आज के समय में हर कोई सुपरफूड्स और फूड टेक के पीछे भाग रहा है। वैज्ञानिक लैब में खाने को सुरक्षित रखने के तरीके खोज रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बुद्ध राइस या सिरके जैसी तकनीकों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमारे पूर्वज ही असली फूड साइंटिस्ट थे? अरे, इसमें कोई शक नहीं है। इस उपमा को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमारे पूर्वजों के पास आज जैसी मॉडर्न लैब नहीं थी, लेकिन उनकी प्रकृति की समझ बहुत गहरी थी। जैसे कि मिट्टी के बर्तनों वाली तकनीक? हाँ, मिट्टी प्राकृतिक रूप से क्षारीय है, यानी अल्कलाइन होती है। जब इसमें भोजन पकता है तो वो भोजन के एसिडिक स्वभाव को संतुलित कर देती है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और तो और मिट्टी के बर्तनों में बारीक छिद्र होते हैं जो गर्मी और नमी को धीरे धीरे पूरे बर्तन में फैलने देते हैं। इससे भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते, जो कि आज के स्टील या एल्यूमिनियम के कुकर में अक्सर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो बुद्ध राइस या काले चावल की बात है,
ये आज के मॉडर्न सुपरफूड्स को कैसे टक्कर देता है? देखिए, काले नमक चावल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद बनाता है। इसमें आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है। वाओ! लेकिन अगर हम इस औषधीय खाद्य और संरक्षण को एक बड़े आर्थिक परिदृश्य से जोड़ें, तो ये सिर्फ खाना पकाने तक सीमित नहीं रहता। ये एक टिकाऊ सप्लाई चेन बनाने की रणनीति है। टिकाऊ सप्लाई चेन, वो कैसे? मतलब एक पारंपरिक व्यंजन किसी सप्लाई चेन का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसे प्रतापगढ़ के आंवले के उदाहरण से समझते हैं। प्रतापगढ़ में आंवले की बम्पर पैदावार होती है। अगर वहां का किसान केवल कच्चा आंवला बाजार में बेचेगा, तो क्या होगा? उसे प्रति किलो बहुत कम दाम मिलेगा, है ना? हाँ, और आंवला जल्दी खराब भी हो जाएगा। लेकिन अगर उस कच्चे माल को संरक्षित उत्पादों में बदल दिया जाए, जैसे आंवले का मुरब्बा, कैंडी या जूस, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और कीमत भी ज्यादा मिलेगी। सटीक विश्लेषण। इसी को अर्थशास्त्र में वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन कहते हैं। गन्ने के रस से बस्ती का सिरका बनाना भी इसी का हिस्सा है। मतलब आप कच्चा गन्ना आसानी से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक अच्छी तरह से पैक की गई जीआई टैग वाली सिरके की बोतल महीनों तक किसी भी देश के सुपरमार्केट में सुरक्षित रह सकती है। अब जाकर मुझे ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है कि ये सिर्फ स्वाद बचाने की मुहिम नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन यहाँ से हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और शायद सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। जी। अर्थशास्त्र और पलायन का मुद्दा। जी। सुनने में तो ये कागज पर बहुत अच्छा लगता है कि बस्ती का सिरका राज्य स्तर की बेरोजगारी हल कर देगा, लेकिन मेरी एक व्यवहारिक शंका है। बताइए, क्या शंका है? क्या सच में गांव का एक साधारण कारीगर जो पीढ़ियों से हाथ से पेड़े बना रहा है, वो ई कॉमर्स की जटिलताओं को समझ पाएगा? आज के बाजार में जहां अमेज़न पर बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स बैठे हैं, वहां एक छोटे कारीगर का टिकना मुश्किल है। हाँ, क्या ये कल्पना जमीनी हकीकत से बहुत दूर नहीं लगती? देखिए, आपकी ये शंका बहुत ही जायज है। एक अकेला कारीगर दुनिया भर के बाजारों से सीधे नहीं लड़ सकता, और यहीं पर ODOC योजना का वो सिंथेसिस फ्रेमवर्क काम आता है। अच्छा, तो ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है? इस योजना का मकसद केवल ये नहीं है कि कारीगरों से कहा जाए कि जाओ अपना सामान ऑनलाइन बेचो। सरकार इस पूरी प्रक्रिया में एक पुल का काम करती है। वो पुल किस तरह का है? मतलब क्या ट्रेनिंग मिलती है उन्हें? हाँ, इसके तहत कारीगरों को आधुनिक पैकेजिंग की तकनीक सिखाई जाती है। जब कोई उत्पाद ई कॉमर्स के लिए तैयार होता है, तो उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे। समझ गई। इसके अलावा GI मानीकरण से उस उत्पाद को ब्रांडिंग मिलती है, जो दुनिया को बताता है कि ये उत्पाद प्रामाणिक है। तो इसका सीधा असर पलायन पर कैसे पड़ता है? लोग अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में क्यों नहीं जाएंगे? सोचिए, पलायन का मुख्य कारण क्या है? रोजगार और सम्मानजनक आय की कमी, है ना? बिल्कुल। तो जब एक कारीगर को अपने ही गांव में अपनी कुजीन के लिए सही दाम मिलने लगता है, जब उसके बनाए सिरके या पेड़े की डिमांड सीधे यूरोप से आने लगती है, तो उसकी आय में भारी उछाल आता है। फिर उसे दिल्ली या मुंबई जाके छोटी नौकरी करने की मजबूरी नहीं रहती। एकदम सही। वो अपनी जड़ों से जुड़े रह के एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है। और जब ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो विदेशी मुद्रा सीधे उस गांव तक पहुंचती है। इंजीनियरिंग इनोवेट के नोट्स में सफलता का जो मार्ग दिखाया गया है, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। मतलब स्थानीय उत्पाद से शुरुआत, फिर GI टैगिंग, ई कॉमर्स और अंत में वैश्विक निर्यात। और इसका अंतिम लक्ष्य वही है, सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ा डर छुपा है। मान लीजिए कि कोई कारीगर अचानक से ग्लोबल हो जाता है, उसे रोजाना हजारों ऑर्डर मिलने लगते हैं। हाँ। तो क्या इस बात का खतरा नहीं है कि मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के चक्कर में वो अपनी उस प्रामाणिक पहचान को ही खो देगा? मतलब कमर्शियलाइजेशन उस पारंपरिक व्यंजन की रूह को मार देगा। हाँ, कहीं वो क्वालिटी से समझौता तो नहीं कर लेगा? अक्सर जब भी औद्योगिकरण की बात होती है, तो ये डर सबसे पहले सामने आता है। कोई भी उत्पाद जब ज्यादा बनने लगता है, तो क्वालिटी गिरने का डर रहता है। तो इससे कैसे बचेंगे? यहीं पर इस योजना में GI टैग एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो क्या ये GI टैग कारीगर को ज्यादा उत्पादन करने से रोकता है? नहीं, ये उत्पादन करने से नहीं रोकता, बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी से समझौता करने से रोकता है। GI टैग कोई ऐसा आम ट्रेडमार्क नहीं है जिसे बस पैसे देकर खरीद लिया जाए। अच्छा,
तो इसके नियम सख्त होते हैं। बहुत सख्त। इसका सीधा नियम है कि आपको वो टैग तभी मिलेगा और तभी आपके पास रहेगा जब आप तय की गई पारंपरिक विधि का पूरी तरह से पालन करेंगे। मतलब अगर कारीगर ने ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में मशीनें लगा लीं या असली सामग्री की जगह मिलावट कर दी, तो क्या होगा? तो वो अपना वो वीआईपी पासपोर्ट खो देगा, उसकी प्रामाणिकता खत्म हो जाएगी और वो ग्लोबल बाजार से बाहर हो जाएगा। अरे वाह, इसका मतलब सिस्टम खुद ब खुद गुणवत्ता को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। विकास का लाभ सीधे जमीनी स्तर के उन असली कारीगरों को मिलता है जो उस विधि को ईमानदारी से जानते हैं। ये एक बेहतरीन संतुलन है। वाकई ये पूरा नजरिया ही बहुत अलग है। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी कामयाबी आपकी तेजी पर नहीं बल्कि आपकी शुद्धता पर निर्भर करती है। जी हाँ। अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। यूपी की ओडीओसी योजना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे महज परीक्षाओं के लिए रटा जाए। बिल्कुल नहीं। इंजीनियरिंग इनोवेट के इन नोट्स ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारी संस्कृति को बचाने और आर्थिक विकास को गति देने का एक बहुत कारगर ब्लूप्रिंट है। और इस विश्लेषण से ये भी साबित होता है कि अर्थव्यवस्था की जड़ें हमारे इतिहास और हमारी परंपराओं में कितनी गहराई तक समाई हुई हैं। सही बात है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है यार, ये एक आर्थिक इंजन है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आज सुनने वालों के लिए खाने को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगली बार जब हमारी थाली में मुरादाबादी दाल या आगरा का पेठा परोसा जाएगा तो वो सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन नहीं लगेगा। हाँ, उसके पीछे ग्रामीण कारीगर का चेहरा नजर आएगा, वो धागा नजर आएगा जो उस छोटे से गांव को ग्लोबल मार्केट से जोड़ता है। सही मायने में यही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। तो इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबके लिए सोचने का एक विषय छोड़कर जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए जी। अगर दुनिया का हर जिला, हर छोटा कस्बा अपनी सबसे पुरानी रेसिपी को इसी तरह पेटेंट करा ले और ग्लोबल मार्केट में उतार दे तो बड़ी बड़ी फास्ट फूड कंपनियों के दबदबे वाले इस फूड इंडस्ट्री का नक्शा कैसे बदल जाएगा। ये तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, है ना? क्या तब हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जहां हर प्लेट पर एक अलग कहानी होगी? अगली बार जब कोई स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजन सामने आए तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही।